अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 9 का टॉपिक देखेंगे, रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन अपॉन टेम्परेचर। और ये किस तरह से चेंज हो रही होती है टेम्परेचर से। तो पहले तो हम लोग रेजिस्टिविटी को डिफाइन करेंगे। अच्छा, इससे पहले ना प्रीवियस टॉपिक में हम लोग ने जब ओहम्स लॉ को डिफाइन किया था, वहाँ पे हमने डिफाइन किया था रेजिस्टेंस को। हमने कहा था रेजिस्टेंस बेसिकली होती क्या, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। हमने ये डिफाइन किया कि अगर किसी वायर में से फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव ऑन कर रहे हैं, उनके रास्ते में अगर कोई एटम आ जाता तो वो उससे टकरा के वापस आ जाएंगे। फिर यहाँ से एटम से टकराएंगे, फिर अगले एटम से टकराएंगे, फिर आगे इससे टकराएंगे, में भी वो अपना पाथ चेंज कर लें। तो वो उनके रास्ते में आने वाले एटम्स के साथ वो टकराते हैं, कोलिजन फेस करनी पड़ती है। हम लोग इसको नाम देते हैं ऑपोजिशन के, रुकावट फेस करनी पड़ रही है। तो उस ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस को हमने नाम दिया था रेजिस्टेंस का। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं, कहते हैं जब भी किसी वायर में से जो चार्जेस है वो फ्लो कर रहे होते हैं, तो उनकी जो रेजिस्टेंस है वो किन किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है। कहते हैं जब वायर में से चार्जेस मूव ऑन करते हैं तो रेजिस्टेंस जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्रॉस सेक्शन एरिया के। मतलब इसका हमारे पास ये अगर एक वायर है, इसमें से अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं तो उनको कोई ना कोई ऑपोजिशन फेस करनी पड़ेगी लाइक। लेकिन अगर आप इस वायर को अगर इसकी थिकनेस बढ़ा दो तो ये चार्जेस के पास एरिया ज़्यादा होगा, वो खुले खुले हो जाएंगे और इतनी ज़्यादा कोलिजन्स इनके आपस में नहीं होंगी, एटम्स के साथ नहीं होंगी। तो हम कहेंगे कि क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाने से आपके पास रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अगर आप इस वायर की लेंथ ज़्यादा लंबी कर दो, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए लेंथ के लिए चार्जेस मूव करें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो हम कहेंगे कि वो ज़्यादा अगर टाइम के लिए फ्लो कर रहे हैं तो उनके पाथ में नंबर ऑफ एटम्स आएंगे, बार बार कोलाइड करेंगे। तो जितना ज़्यादा पाथ ट्रैवल करेंगे उतनी ज़्यादा उनको कोलिजन्स फेस करनी पड़ेंगी, कर सकती हैं एक दूसरे के साथ या एटम्स के साथ। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो हमारे पास इसकी डिपेंडेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, कि अगर आपके पास एक वायर है, आप उसकी जितनी लेंथ बढ़ा दोगे और यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव आयन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जाम्पल, वो मूव कर रहा है, तो जब वो मूव कर रहा होता है तो उसके रास्ते में जो भी एटम आएंगे उसके साथ वो कोलाइड करता है। ये जो एटम्स के साथ कोलाइड करने की वजह से उसको कह लें ऑपोजिशन फेस करनी पड़ेगी, इसको नाम देते हैं रेजिस्टेंस। अगर आप वायर जितनी ज़्यादा बढ़ा दोगे, नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे, तो वो ज़्यादा कोलिजन के ज़्यादा चांसेज हैं, तो हम कहते हैं रेजिस्टेंस बढ़ सकती है। लेकिन अगर कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दो, कि मतलब आपने वायर ली थी, अगर आप उसकी थिकनेस ज़्यादा कर दो, थिकनेस ज़्यादा करोगे तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स के साथ जो कोलाइड करने के उसके चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के साथ उनका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो वो में भी कोलिजन का चांसेस जो है वो कम हो जाए। तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेजिस्टेंस हमारे पास लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बच्चे प्रोपोर्शनली साइन खत्म करते हैं तो वहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है, तो इस कांस्टेंट को हम लोग नाम देते हैं रेजिस्टिविटी का। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है रो। ठीक है, रो बेसिकली क्या है हमारे पास, ये रेजिस्टिविटी इसको बोला जाता है, या फिर इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। ठीक है, अभी हम लोग मेन कंसर्न क्या है, हम रेजिस्टिविटी को ही डिफाइन करना चाह रहे हैं और उसकी डिपेंडेंस बताना चाह रहे हैं टेम्परेचर के ऊपर, कि अगर टेम्परेचर चेंज करें तो वो किस तरह से होगा। तो पहली बात तो हमने कहा कि हमने रेजिस्टेंस दो पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर। प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करते हैं, वहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसको नाम देते हैं रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी बेसिकली अ कांस्टेंट फैक्टर है। ठीक है, अब इसको डिफाइन करना है हमारे पास, हम दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चे, जो रेजिस्टेंस होती है ना वो हमारे पास वायर की, पर्टिकुलर वायर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। लेकिन जो रेजिस्टिविटी होती है वो मटेरियल के, वायर जो बना हुआ है वो किस मटेरियल का बना हुआ है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अब अगर कहते हैं इस फार्मूले से हम लोगों ने रेजिस्टिविटी का फार्मूला निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बच्चे, एरिया यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेंथ इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, तो RA/L आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास कहते हैं सपोज करें कि एक वायर में लेती हूँ। ठीक है, उस वायर की लेंथ मेरे पास जो है वो 1 मीटर है। ठीक है, लेंथ की जगह मैं क्या लिख देती हूँ, 1 मीटर उसकी वैल्यू ले लेती हूँ। और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उस वायर का, अगर वो मैं 1 मीटर स्क्वायर ले लूँ, कि उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया उसकी वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर है, तो ऐसा पाइप जिसकी लेंथ 1 मीटर स्क्वायर हो, एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो हमारे पास क्या होगा बच्चे, एरिया की जगह 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, लेंथ की जगह 1 मीटर आ जाएगा, 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल आ जाएगी, रेजिस्टिविटी बेसिकली रेजिस्टेंस के इक्वल ही आ जाएगी। तो हमारे पास रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस ही है, लेकिन कब, जब आप डायमेंशन डिफाइन करो, जब आप लेंथ साइज बता रहे हो कि वायर की
लेंथ जो है वो 1 मीटर होनी चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। 1 मीटर अगर आपने वॉल्यूम निकालना हो तो लेंथ को आप क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो मीटर क्यूब आ जाएगा। तो हम कहते हैं ये बेसिकली रेजिस्टेंस ही है, कब, जब आप एक वायर लेते हो जिसका साइज कितना होना चाहिए, मीटर क्यूब होना चाहिए। तो वो यहाँ पे ही कहते हैं बेसिकली रेजिस्टिविटी है क्या, ये इसकी डेफिनेशन है, इट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ही है ऑफ मीटर क्यूब ऑफ वायर, मतलब ऐसी वायर जिसकी लेंथ अगर 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, उस पर्टिकुलर क्या लेंगे साइज की जो रेजिस्टेंस होगी उसको नाम देंगे रेजिस्टिविटी का। तो इसका जो यूनिट होता है वो 1 मीटर ओहम मीटर होता है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर ओहम, ठीक है। रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम होता है, एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये मीटर स्क्वायर और लेंथ का क्या है, मीटर। अब 1 मीटर मीटर से खत्म हो जाएगा तो हमारे पास नीचे ऊपर जो है वो ओहम मीटर बच जाएगा, तो इसलिए इसका यूनिट क्या होगा, ओहम मीटर। अब ये कहते हैं रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में बेसिक डिफरेंस क्या है हमारे पास, लाइक ये एक नॉर्मल वायर है जो बहुत ज़्यादा, मतलब इसका कोई भी साइज हो सकता है, इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो नॉर्मल, मतलब यहाँ इसके अंदर से चार्जेस को फ्लो करते हुए जो ऑपोजिशन फेस करनी पड़ेगी वो हमारे पास क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी। लेकिन अगर इस वायर का मैं छोटा सा पोर्शन ले लूँ सच दैट कि उसकी लेंथ 1 मीटर हो, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस छोटे से पोर्शन की जो रेजिस्टेंस होगी उसको नाम देंगे रेजिस्टिविटी का। तो रेजिस्टेंस में बच्चे आपके पास साइज कुछ भी हो सकता है, लेकिन रेजिस्टिविटी किस पोर्शन की रेजिस्टेंस है, जब आप उसका साइज बता रहे हो कि लेंथ 1 मीटर होनी चाहिए और क्रॉस सेक्शन एरिया उसका कितना होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो एक छोटा सा साइज, एक छोटे से पर्टिकुलर एरिया की जो रेजिस्टेंस होगी वो हमारे पास क्या होगी, रेजिस्टिविटी। और ओवरऑल जो हमारे पास किसी भी वायर की कह लें कि होती है अपोजिशन फेस करनी पड़ती है उसमें चार्जेस को, उसको हम नाम देते हैं रेजिस्टेंस का। तो हम कहते हैं जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली पर्टिकुलर वायर के लिए उसकी करेक्टरिस्टिक्स है कि किसी भी वायर में से जो अपोजिशन फेस करनी पड़ रही है। लेकिन रेजिस्टिविटी में आप बता रहे हो उस वायर का एक छोटा सा पार्ट ले रहे हो, उस मटीरियल के अंदर कितनी फेस करनी पड़ रही है, उसको हम नाम देते हैं रेजिस्टिविटी का। तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन हमारे पास यहाँ से है बच्चे, आप रेजिस्टिविटी को डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ मीटर क्यूब ऑफ वायर, और इसका जो यूनिट होता है वो ओहम मीटर होता है। उसके साथ आप इसका ये फार्मूला लिख सकते हैं। आगे दो छोटी सी मजीद डेफिनेशन है, एक कंडक्टेंस की है। कंडक्टेंस बेसिकली क्या है बच्चे कि कितना इजीली जो चार्जेस है वो मूव कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। तो ये रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है। रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है कंडक्टेंस को हम लोग बच्चे कैपिटल जी से लिखते हैं तो 1/r आ जाएगा। इसके यूनिट की बात करेंगे तो बच्चे ये ओहम इनवर्स आ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओहम। तो 1/ओहम क्या होगा, ओहम इनवर्स आ जाएगा। इसी तरह से एक वर्ड आ जाता है कंडक्टिविटी, तो ये किसका रेसिप्रोकल होगा, रेजिस्टिविटी का। तो ये हमारे पास 1/ρ आ जाएगा, इसका यूनिट क्या होगा, ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, इनकी डेफिनेशन। कंडक्टेंस सिंपली हमारे पास रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, और कंडक्टिविटी होता है हमारे पास रेजिस्टिविटी का। आगे ना हमारे पास बच्चे छोटा सा एक का कह लें कि टेबल बताया है, उसमें डिफरेंट मेटल्स के आपके पास रेजिस्टिविटी की वैल्यूज बताई हुई हैं, तो इसको आप बस पढ़ लीजिएगा। आगे हमारे पास मेन यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही होती है, मतलब ये रेजिस्टेंस कह लें या रेजिस्टिविटी कह लें, कि जब आप किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू बढ़ जाती है। इसको एक डायग्राम के जरिए अंडरस्टैंड करते हैं। ये देखिए एक कंडक्टर की वायर है जिसमें मैं सपोज कर रही हूँ कि जो चार्जेस हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मूव करना चाह रहे हैं टुवर्ड्स द राइट। तो वो थोड़ा बहुत मूव करेंगे, कोई एटम के साथ टकराएगा कोई इसके साथ, तो मे भी, लेकिन थोड़ा बहुत मूव करते करते वो इस एंड पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको हीट अप करना शुरू कर दें, टेम्परेचर दे दें, मुझे यहाँ पे एटम्स की एनर्जी भी मिलेगी, इनको इलेक्ट्रॉन्स को भी मिलेगी, तो उनकी वाइब्रेशनल मोशन जो है ना वो बढ़ जाएगी। वो कभी इधर टकराएंगे कभी इधर टकराएंगे, तो उनकी क्लियर उनकी जो मोशन है ना एटम्स की या फिर कैन से दैट इलेक्ट्रॉन्स की, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एटम्स भी मूव कर रहे होंगे। पहले तो ये था कि एटम्स रेस्ट पे थे, इलेक्ट्रॉन के रस्ते में अगर कोई आ रहा था तो वो उसके साथ टकरा रहा था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर ही रहे हैं, अब एटम्स भी मूव कर रहे हैं, तो जब वो भी मूव करेंगे तो वो भी इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरेंस ज़्यादा बढ़ जाती है। क्लियरेंस ज़्यादा बढ़ने की वजह से हम कहते हैं कि बेसिकली रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। रेजिस्टेंस बेसिकली कहते हैं क्लियरेंस की वजह से जो लॉस हो रहा होता है एनर्जी का, ठीक है, तो अपोजिशन होती है। तो यहाँ पे यही बात करें कि हम लोगों ने बताना है कि जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रही होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप टेम्परेचर देते हो तो क्लियरेंस की वजह से इंक्रीज होती है। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो एटम्स की वाइब्रेशन है, एटम्स भी मूव करना शुरू हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्लियरेंस के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा क्लियर क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के दरमियान। तो हमारे पास हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई है। ये आपकी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाई दिस रेजिस्टेंस इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इंक्रीज टेम्परेचर करते हैं तो हमारे पास एटम्स की वाइब्रेशनल मोशन बढ़ती है, जिसकी वजह से कुलियन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, मोर ज़्यादा फ्रिक्वेंट केसेस हो सकते हैं। तो हमारे पास रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी, ठीक है।
अच्छा, अब वो आगे बात करें, इसको हम लोग मैथमेटिकली लिखेंगे कि टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं किसी भी मेटेलिक कंडक्टर का, तो हमारे पास उसकी रेजिस्टेंस क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। कहते हैं इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया गया है। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ है कि टेम्परेचर हमारे पास अगर -200 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास जो अलॉन्ग द वाई एक्सिस आपने रेजिस्टिविटी ली है और हमारे पास अलॉन्ग द एक्स एक्सिस टेम्परेचर लिया है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं रेजिस्टिविटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये कहते हैं ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटली भी हम लोगों ने इसको देखा गया है कि आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी। आगे हमारे पास ना एक छोटा सा मजीद टॉपिक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। हमने ये दो टर्म्स डिफाइन करनी है। सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। उसको डिफाइन करेंगे, उसका फार्मूला लिखेंगे, बाद में रेजिस्टेंस का पता चल जाएगा तो हम रेजिस्टिविटी को भी लिख लेंगे। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, कहते हैं सपोज करें कि हमारे पास, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ये बेसिकली बच्चे बता रहा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें बताता है कि रेजिस्टेंस में चेंज किस तरह से आता है अगर टेम्परेचर चेंज करते हो। तो ये हमारे पास होता है, इसकी डेफिनेशन होती है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन, ठीक है। फ्रैक्शनल चेंज, चेंज का मतलब है चेंज आ रहा है रेजिस्टेंस में, चेंज इन रेजिस्टेंस। फ्रैक्शनल का मतलब होता है मतलब जितना चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर केल्विन। इसको टेम्परेचर से डिवाइड भी करना है बच्चे। केल्विन किसका यूनिट होता है, टेम्परेचर का। कि आपके पास सपोज करें ये आता है, इसको हम लोग टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को किससे प्रेजेंट करते हैं, अल्फा से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या, आर टी माइनस आर नॉट, ये चेंज इन रेजिस्टेंस है, ठीक है। चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस। आर नॉट क्या है हमारे पास बच्चे, ये टेम्परेचर था जो रेजिस्टेंस ही जब जीरो टेम्परेचर था, मतलब स्टार्टिंग में टेम्परेचर नहीं था। आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस क्या होगी, आर टी होगी। मतलब टेम्परेचर चेंज हुआ तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो गई। ये स्टार्टिंग की रेजिस्टेंस थी जो 0 डिग्री सेल्सियस पे थी, आपने टेम्परेचर बढ़ा के T डिग्री सेल्सियस पे ले गए तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गई। तो वो जो चेंज आया है ये चेंज इन रेजिस्टेंस है टेम्परेचर बढ़ाने से, आर टी माइनस आर नॉट। इसको नाम देते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस। फ्रैक्शनल चेंज है, फ्रैक्शनल चेंज का मतलब है उसको डिवाइड किया है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितनी थी 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन, इसको फर्दर डिवाइड करें किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। तो ये बेसिकली हमें बताता है कि टेम्परेचर चेंज करने से ओवरऑल रेजिस्टेंस में कितना अफेक्ट आता है उसके ऊपर। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन। अब इस सारे फार्मूले में बता रहा है कि वो आर नॉट क्या है, कि आर नॉट जो है वो हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, आर टी हमारे पास T डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, और सो ऑन टी क्या है, इसको हम लोगों ने फाइंड आउट करना है केल्विन में। ये हमारे पास रेजिस्टेंस का है। कहते हैं इस फार्मूले को आप लोग रेजिस्टिविटी के लिए भी लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के दरमियान रिलेशन क्या होता है, रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है रो एल ओवर ए। अगर आप इसको आर नॉट और आर टी के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, आर नॉट। जहाँ पे आर नॉट है वहाँ पे रो नॉट आ जाएगा, और जहाँ पे आर टी है वहाँ पे रो टी आ जाएगा। बाकी दोनों फैक्टर सेम रहेंगे। अब ये दोनों वैल्यूज क्या करें, इस वाले फार्मूले में पुट ऑन कर दें। लाइक ये देखिए, इसको ना फर्दर ड्राइव किया हुआ है कि आर नॉट के ऊपर आर रो नॉट था और एल ओवर टी था, और सिमिलरली रेजिस्टेंस और टेम्परेचर टी के ऊपर था, उसके फार्मूले में रो टी लिख दिया। अब इन दोनों की वैल्यूज जो अल्फा का फार्मूला था, अल्फा का फार्मूला क्या था हमारे पास, आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट टी। इसकी जगह इस वैल्यू को पुट ऑन कर दिया। तो यहाँ पे ये देखें इस जगह वैल्यू पुट ऑन कर दिया। अब सब में भाई एक क्या है, कॉमन है, तो सारे कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ये रो टी माइनस रो नॉट ओवर और नॉट रो नॉट टी। तो अब ये कैसे डिफाइन हो सकता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, रेजिस्टिविटी। तो ये आ जाएगा फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट केल्विन, ठीक है। कि चेंज आ रहा है किस में, रेजिस्टिविटी में। फ्रैक्शनल चेंज है मतलब डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वाली पर यूनिट केल्विन। तो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन, तो ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे कह रहा है रो नॉट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रेजिस्टिविटी है। रो टी क्या है, ये हमारे पास T डिग्री सेल्सियस के ऊपर रेजिस्टिविटी है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास कह लें कि ये एंड हो जाता है टॉपिक। आगे कहते हैं हमारे पास ऐसा नहीं होता कि हर दफा टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़े, कुछ नहीं होता। टेम्परेचर बढ़ाने से ना रेजिस्टेंस डिक्रीज भी हो रही होती है। ये डिटेल में हम बाद में देखेंगे। और ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग कहते हैं जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है उनका नेगेटिव होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये सारे किस जो है ना हम लोग फार्मूला ड्राइव करें उनके लिए जिनमें टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रही है। अच्छा, ये यूजुअली लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस एंड एक्सप्लेन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड
रेजिस्टिविटी। तो पहले वो डिफाइन करेंगे, फिर आप टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, ये फार्मूला और इसमें ये फैक्टर्स क्या हैं। फिर रेजिस्टेंस से आप निकालेंगे रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर कोएफिशिएंट, उसकी डेफिनेशन, अच्छा इसकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन यही होगी, फ्रैक्शनल चेंज इन, यहाँ पे रेजिस्टेंस की बजाय यहाँ पे रेजिस्टिविटी आ जाएगा, तो यही डेफिनेशन होगी सिर्फ रेजिस्टिविटी के साथ, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हमने छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन किए, जैसे हम लोगों ने रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन, अच्छा ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टेंस ऑफ क्यूबिक मीटर ऑफ वायर, ठीक है, इसका यूनिट। और हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि रेजिस्टेंस जो है वो किन किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ये एमसीक्यू में भी आ जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। इसी तरह से कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, ये भी 2 नंबर की शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं और इनके यूनिट्स भी आ जाते हैं। ये एक्सरसाइज का भी शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ द टेम्परेचर सॉरी रेजिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन दोनों मिलके आ जाते हैं। मजीद इनसे रिलेटेड बच्चे कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।